हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आर के अग्रवाल और हमारे बीच एक शख्सियत बैठी है जिन्होंने अभी अभी क्वालिफाई करा है सीए फाइनल जैसे स्टिफ एग्जाम को। शुभम भदानी, इनके नाम के आगे अटैच होने वाला है सीए शुभम भदानी। तो मैं सबसे पहले एसीसी की टीम की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और पूरी इनकी फैमिली को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, इनके सारे टीचर्स की टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इनके सारे फ्रेंड्स को, इनके सीनियर्स को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच इस शख्सियत के साथ बैठा हूं और इनके एक्सपीरियंस को आपके लिए आपके सामने लाना चाहता हूं। दोस्तों, शुभम से मेरा पहला जो इंटरैक्टिव सवाल होगा वो ये है कि शुभम, आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। सबसे पहले इस सक्सेस का क्रेडिट मैं महादेव को देना चाहूंगा, उसके बाद अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा, फिर सर आपको देना चाहूंगा जिसने मुझे मोटिवेट किया फ्रॉम द वेरी वर्ड गो, क्लास 11 से सीए के बारे में सब कुछ बताया एंड देन मुझे इस तरफ आपने सर पुश करा कि तुम में पोटेंशियल है। मुझे पता नहीं था कि मुझ में पोटेंशियल है, बट आपने मुझ में पोटेंशियल देखा और फिर मुझे उस तरफ पुश करा। फिर मैंने धीरे धीरे अपने लिमिट्स को पुश करके इस चीज को अचीव करने में थोड़ा सा मतलब अपने पेरेंट्स को, आपको, अपने फ्रेंड्स को और भी मैं जो मेरे वेल विशर्स हैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा। थैंक यू शुभम। शुभम, जर्नी आपकी काफी स्टिफ रही होगी। इट्स वेरी वेरी टफ कोर्स एज आई नो। तो आप इस कोर्स को करने में आपको कितनी कठिनाइयां और कितनी हर्डल सामने में आई, थोड़ा वो दर्शकों को बताइए, हमारे व्यूअर्स को। सर ये कोर्स सैक्रिफाइस मांगता है, मतलब आपको हर लेवल पर सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। सैक्रिफाइस इन सेंस टाइम का सैक्रिफाइस, कंसिस्टेंसी मांगता है। इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड इफ यू आर रेडी टू गिव सैक्रिफाइस, nobody can stop you to add the golden words before your name। कंसिस्टेंसी और सैक्रिफाइस से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे आपके जीवन में ऐसा टाइम आएगा जब फेस्टिवल चल रहा होगा, घर में शादी होगी, किसी का बर्थडे होगा या फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको ना चुनना होगा कि मुझे मेरे गोल की तरफ जाना है या उस पर्टिकुलर इवेंट की तरफ जाना है। अगर आपने अपने गोल की तरफ जाने का चुना तो ये कोर्स से बेटर कोर्स कोई है नहीं। और थोड़े से भी आप डाइवर्ट हो गया कि नहीं आज थोड़ा सो लेता हूं, आज एंजॉय कर लेता हूं, कल से पढ़ लूंगा, वो कल कभी नहीं आता। कंसिस्टेंसी एंड सैक्रिफाइस इज द की टू सक्सेस इस प्रोफेशनल कोर्स में, वेदर इट इज सीए, सीएमए और सीएस। मैं स्पेसिफिकली सीए से बिलोंग करता हूं, इसलिए सीए के बारे में बता रहा हूं, बट जहां तक मेरे फ्रेंड्स है वो सीएमए और सीएस भी कर रहे हैं, तो सेम सेम चलता है ये चीज, सैक्रिफाइस और कंसिस्टेंसी। वेरी वेल सेड शुभम। बच्चों का ये सवाल आता है, हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स एक प्रोलॉन्ग कोर्स है, टाइम कंज्यूमिंग कोर्स है, तो इसके तरफ जो रुझान है और लास्ट जो डिकेड के जो कुछ एक कड़वी सच्चाई भी ये आई है कि कुछ बच्चे सीए के कोर्स से माइग्रेट करके किसी अदर कोर्स की तरफ मूव कर गए। तो क्या ये सच्चाई है कि ये कोर्स टाइम कंज्यूमिंग है या फिर ये एक मिथ है? सर ये कहीं थोड़ा बहुत सच भी है, कहीं ये मिथ भी है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी है। मैं बहुत लोग को जानता हूं जो कि बहुत टाइम से ये कोर्स में कर रहे हैं और उनसे हो नहीं रहा है। तो इसके पीछे जहां तक मैंने स्टडी किया है, थोड़ा सा टाइम मुझे भी लग गया एक्चुअली ये पास करने में, तो जहां तक मैंने ये स्टडी किया है कि अगर आप कंसिस्टेंट है, आप सेम चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, वेदर इट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एनी अदर सब्जेक्ट इन सीए फाइनल टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब हो, एक बार क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, 2 बार आ जाए, बट वो बार बार नहीं होगा अगर आप कंसिस्टेंट है तो। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट ही नहीं है, आपने ये अटेम्प्ट दिया, नेक्स्ट अटेम्प्ट आपने नहीं दिया, स्किप कर दिया, या फिर ऐसा कुछ हुआ सर कि मतलब पढ़ रहे फिर 2 महीने के गैप ले लिए। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है स्टार्ट और रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है स्टार्ट से, बिकॉज स्टार्ट करने के बाद तो आदमी ट्रैक पे आ जाता है, रीस्टार्ट में समझ नहीं आता, क्योंकि उसके माइंड में बैकलॉग होता है कि हाँ मैंने पहले किया था। स्टॉप करना इज नॉट बैड, टेम्पोररी स्टॉप का बात कर रहा हूं मैं, मतलब 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया, कुछ नहीं हो रहा, वर्क नहीं कर रहा, 2 दिन का ब्रेक ले लें, लेकिन वो ब्रेक लंबा नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक लंबा हो गया तो फिर ये कोर्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब पता भी नहीं चलेगा, 5-10 साल ऐसे ही गुजर जाता है सिर्फ, मतलब कि हाँ कर रहे कुछ वर्क नहीं कर रहे। बट अगर आप कंसिस्टेंट है और उसको वे पता है कि कैसे चीजों को क्या प्रैक्टिस करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कैसे मेमोराइज करना है, उसको रिटेन कैसे करना है। मेमोराइज इज नॉट जस्ट मगिंग अप, मतलब आप बस उसको रट रहे हैं, ये कोर्स ऐसा नहीं है। आपको समझ के चीजों को अच्छे से उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, बस रटना नहीं है, उसको मेमोराइज खुद ब खुद हो जाएगा। तो अगर ये सैक्रिफाइस, ये टाइम कंज्यूमिंग सब कुछ है, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली नहीं करोगे तो, अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो ये 4-5 साल में भी होने वाला भी कोर्स है, नहीं करोगे तो 10 साल में होने वाला भी कोर्स है। वेल सेड, बहुत बढ़िया। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कंसेप्चुअल हो, टू द पॉइंट हो, गोल फोकस्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, प्लान हो, तो ये 4-4.5 साल का कोर्स है, अदरवाइज 10 ईयर्स भी कम पड़ जाएंगे। बात भी सही है, ये डिमांड करता है सैक्रिफाइस।
और ये डिमांड करता है आपका डेडिकेशन एंड डिवोशन, डिटर्मिनेशन, नो डाउट एट ऑल। फ्रेंड्स, एक सवाल और बच्चों की तरफ से आया है और वो ये कि हाउ टू कोप अप ट्रेनिंग विद एजुकेशन। आपको अपनी स्टडी भी करनी होती है, ट्रेनिंग भी करनी होती है, तो ये आपने कैसे मैनेज करा शुभम? सर, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 में पढ़ते भी है, मैनेजमेंट। एक स्पेसिफिक वर्ड लेना चाहूंगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसमें आपने जो सिखाया था टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। टाइम स्टडी होता है कि स्पेसिफिक हमको कितना टाइम लग रहा है कोई चीज पढ़ने में, सपोज एक चैप्टर है उसको पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है। मोशन स्टडी का मतलब होता है किस वे में हम पढ़ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। और फटीग स्टडी का मतलब होता है कि हम कितने टाइम के बाद थक जा रहे हैं। तो अगर ये हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी से पता होगा हमें कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है उस चैप्टर को लेके, तो हम ऑफिस के साथ साथ, मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ अपने स्टडीज को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम 9-10 घंटे का ऑफिस कर रहे हैं, बेसिकली आपको करना ही पड़ेगा ट्रेनिंग पीरियड में। उसका ही बहुत एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ज्यादा है कि आपको सीखने को मिलेगा, मतलब बेसिकली एक कॉर्पोरेट कल्चर मिलेगा आपको। डिसएडवांटेज है कि थोड़ा पढ़ने का टाइम कम मिलेगा, बट वही साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना कि पढ़ने का टाइम अगर कम है उसमें हम अपना बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने एनालाइज करने में, उस चीज को फिट होने में। एक बार आप फिट हो गए, आप चलते रहोगे ट्रैक पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। मैंने यही फॉलो किया था। बहुत बढ़िया। तो बच्चे, ये तो बेसिक बात ही हो गई कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स पे चलकर और आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर और स्वॉट एनालिसिस कर आप ये दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हैं। लाइफ में कुछ भी अचीव किया जा सकता है इन चीजों को मैनेज करके। वेल शुभम, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक अगले प्रश्न पर आना चाहूंगा। वो अगला प्रश्न ये है कि क्या जो क्लास 11, 12 और जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, जो बेसिक्स को स्किप करके जल्द से जल्द अपना फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं, जल्द से जल्द वो इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर करना चाहते हैं, हाउ फार इट इज करेक्ट एंड हाउ फार इट इज डेवास्टेटिंग कि आप स्किप करके आगे बढ़ के जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं और आप फाइनल में जाना चाहते हैं? कितना ये क्रूशियल है? बेसिक पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है फाइनल लेवल तक? सर, बेसिक तो किसी भी चीज का स्ट्रांग होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो जब तक उसका बेस स्ट्रांग नहीं होगा उस पे 1 स्टोरेज 2 स्टोरेज बन ही नहीं पाएगा। और अगर बन भी गया तो बहुत कमजोर होगा, एक छोटा सा आंधी में वो गिर जाएगा। तो जब क्लास 11 क्लास 12 का बात है फॉर द कॉमर्स कंसर्न, आपका बेसिक क्या है? आपका बेसिक है बेसिकली जर्नल एंट्री। अगर अकाउंट्स का बात करें, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का बात करें, या फिर मॉडर्न अकाउंटिंग का भी एसेट लायबिलिटी वाला बात करें, तो अगर आपको वो स्ट्रांग है तो आप बड़े बड़े सम्स अकाउंट्स के, या फिर बेसिकली जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनल लेवल पे होता है, सीएफआर होता है, कॉस्टिंग माई गेस, सीएमए में, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। बिकॉज अल्टीमेटली कोटिंग उसी पे होगी। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, पिलर स्ट्रांग है, तो उसके बाद ही आपका उसका कोटिंग होगा उस पे। तो बेसिक का जहां तक बात है, यू कैन नॉट स्किप द बेस। मतलब वो तो ऐसे ही हो गया ना कि अगर हमको चलना नहीं आता तो दौड़ कैसे सकते हैं, साइकिल चलाना नहीं आता तो बाइक कैसे चला सकते हैं। तो बेसिक तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर कोई सोचते हैं कि हम बेस को स्किप कर दें, जनरल लेजर सब कुछ स्किप करके डायरेक्ट हम चले जाएं कैसे भी शॉर्टकट से, वो जा तो सकते हैं लेकिन फिर वापस आके पढ़ना ही पड़ेगा उसको। So not only for CFR or FR, financial reporting and corporate financial reporting, but I think it is equally important in taxation, costing, FM, and any other subjects. It is very very vital and important. तो जो core subject है वो आपके CA की वो accounting है। तो अकाउंटिंग की प्रिपरेशन जो बच्चे फाउंडेशन में अभी हैं 11-12 से वो परस्यू कर रहे होते हैं, तो उनको मोर एंड मोर फोकस अकाउंटिंग पे ही करना चाहिए आपके हिसाब से, बेसिक्स पे, isn't it? Yes. Now, I would just about to conclude this particular session. शुभम, मैं आखिरी आपसे एक बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि few words आप उन बच्चों को कहें जो बच्चे अभी परसुइंग हैं, जो फाउंडेशन में जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हुए जो 11th क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th में हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले जो मेरे सामने बैठे हैं फाउंडेशन के बच्चे जिन्होंने कल क्लियर किया, उनको वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना कोई भी चीज में, देखो सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, बट अगर आप उसको 3 महीने के बाद पढ़ोगे ये क्या पढ़ रहा था मैंने, सिंपल सा बात है। तो कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस होना चाहिए। सिलेबस बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस कुछ भी मतलब आपका वो मैथ्स वाली टिपिकल सम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिलेबस आसान है बट वो कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस मांगता है। 1 बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, चौथा बार में तुमको एक्सपर्टीज आ जाएगी। होता है नहीं कि कोई भी काम हम करते जाते हैं तो टाइम कम लगता है, सेकंड टाइम कम लगता है, थर्ड टाइम और कम लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये तुम लोग के लिए सजेशन है जो कि अभी फाउंडेशन क्वालिफाई करके आए। 11-12 वाले जो भी हैं उनके लिए ये चीज बोलना चाहूंगा बस कि जब हम 11-12 में थे तो हम जो फॉलो करते थे कि सर जो बता रहे जैसे बता रहे वो चुपचाप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर हम लोग से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, इन्होंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे सीए बनाए हैं इन्होंने,
ऐसे ऐसे बच्चों को सीए बनाए हैं जो कभी सीए के बारे में सोचते भी नहीं थे, इंक्लूडिंग मी। मेरा ये विजन कभी था ही नहीं। तो सिंपल सा बात है, सर को बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपर्टीज है इस चीज में, कि सर आपको उस वे में डाल देंगे, मतलब बता देंगे कि देखो ये रास्ता सामने जाता है, उस पर चलना आपको पड़ेगा। बट हाँ, सर रास्ता आपके लिए चुन देंगे कि ये रास्ता पे चलो। तो बस यही सजेशन देना चाहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। आई विश यू एवरी सक्सेस इन योर करियर। एक जाते जाते चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। आपने सीए कंप्लीट कर लिया, टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका आगे का क्या फ्यूचर प्लान है। लोग भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहते हो आप। फिलहाल तो मेरा फ्यूचर प्लान डिवाइडेड है 5 साल के फेज में, जैसे होता है ना 5 ईयर प्लान, उस तरह से। फर्स्ट 1.5 ईयर to 2 ईयर मुझे कुछ जॉब करना है, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस लेना है। आर्टिकलशिप में एक्सपीरियंस मिलती है, बट जो क्वालिफाई करने के बाद जॉब का एक्सपीरियंस है वो अलग होता है डेफिनेटली। ट्रेनिंग पीरियड इज डिफरेंट एंड जॉब पीरियड इज डिफरेंट। उसके बाद मेरा विजन है कि मैं खुद का एक फर्म खोलना चाहता हूँ, जो कि सारे स्टूडेंट्स का ही होता है, तो एक्सपीरियंस लेने के बाद ही होगा। और अगर वो सक्सेस नहीं हो पाया सपोज, तो मेरे पास प्लान भी है कि मेरा बिजनेस माइंडसेट भी है, मैं अपने बिजनेस को भी ग्रो करना चाहूंगा। तो अल्टीमेटली अभी फिलहाल के लिए तो मेरा जॉब दिख रहा है मेरे को 1-2 साल, एंड देन प्रैक्टिस का सोचा हूं मैं। ये आप क्या इस तरीके के ऐसे कोई इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में, जैसे एफआरएम है, सीएफए है, एसीसीए है, चूंकि आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इंडिया के, तो आपको कई पेपर में एग्जाम्शंस भी मिल जाएंगे। तो क्या आप उस तरफ भी आगे फर्दर स्टडीज के लिए भी सोचते हैं, जो कि इंटरनेशनल जो कोर्सेज हैं उसके बारे में कुछ आपने सोचा है क्या? सर आज का जो मार्केट है उसमें डिग्री होना इज गुड, बट द ओनली डिग्री होना इज नॉट गुड। मतलब आपके आगे नाम लिखा हुआ है सीए, दैट इज गुड, सीए में दैट इज ऑल्सो गुड, बट एक एड ऑन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं एक सोच रहा था, कुछ दिन पहले ही मेरे दिमाग में ये चीज चल रहा था कि और हम आगे कैसे अपने आप को फ्लॉरिश कर सकते हैं। तो कुछ कोर्सेज भी मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, उस पर मैं भी वर्क कर रहा हूँ। लाइक अब वो मुझे कैसे टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं अभी सब कुछ छोड़ के उस कोर्स के पीछे जाऊंगा। मेरे को अर्न भी करना है, एंड देन साथ साथ में मेरे को टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ वो कोर्स भी करना है जो मैंने सीख चुका हूँ पहले कैसे करना है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि एक डिग्री होना इज नॉट इनफ आज के जमाने में, वो सबके पास है। जो मार्केट में अगर आप देख रहे हो, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे कम लोग क्वालिफाइड है, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे ना तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो आपसे ही होगा। मतलब बहुत सारे वहां पे आप जैसे बैठे होंगे, बहुत सारे लाइन में होंगे इंटरव्यू के लिए। तो आप अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करोगे वो डिपेंड करता है कि आपने एड ऑन में क्या कर रखा है। तो मैं भी उस चीज पे वर्क कर रहा हूँ। 2-3 कोर्सेज है मेरे दिमाग में, एफआरएम है और इंटरनेशनल कोर्सेज सीएफए वगैरह भी है, तो उसमें मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। मैं अब कंक्लूड करना चाहूंगा, और शुभम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू राइट फ्रॉम द क्लास 11th एंड टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेरी हैप्पी सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू।